हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इसी सीरीज़ के अंदर आज हम जिस अधिनियम के प्रश्न करने वाले हैं उस अधिनियम का नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2015। बालकों पे जो लैंगिक अपराध होते हैं उनसे बालकों का संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में अधिनियम है। इसको इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हाल ही के कुछ वर्षों के अंदर बच्चों के साथ लैंगिक उत्पीड़न की घटनाएं जो हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इसलिए 2012 के अंदर अधिनियम लाया गया था प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसको बोला जाता है POCSO। कौन सा एक्ट भाई? पॉक्सो एक्ट के नाम से भी ये फेमस हमारे पास है। तो इस अधिनियम के सब प्रावधानों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। टाइम खराब किए बिना सीधा आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इस अधिनियम की थ्योरी की क्लास अभी तक नहीं लगाई है तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहां पर थ्योरी की क्लास लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे तथा साथ ही साथ आपका अधिनियम भी रिवीजन हो जाएगा। बिना टाइम खराब किए हुए मैं सीधा आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू कब हुआ था? कब लागू हुआ था ये पूछा गया है। तो ये लागू हुआ था हमारे पास चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर, बाल दिवस जो होता है उसी दिन इसको लागू किया गया था। पंडित नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर 2012 को इसे लागू किया गया था। डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का संक्षिप्त नाम क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया इसका छोटा नाम क्या है भाई? पॉक्सो एक्ट के नाम से ये जाना जाता है और पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के नाम से ये जाना जाता है। नंबर 3, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2D के अनुसार बालक किसे माना गया है? फिर वही बात, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बालक किसे, कौन सी धारा के अंदर बालक को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा के अंदर भाई? धारा 2D के अंदर परिभाषित किया गया है। और बालक माना किसे कहा गया है? बालक हमारे पास माना गया है 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को। जो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है वो हमारे लिए क्या होगा भाई? बालक होगा। मैं हर अपराध के हर कानून के अंदर आपसे ही गुजारिश करता हूं कि जिस भी कानून के अंदर बालक की परिभाषा दी गई है उन सभी को एक पेज के ऊपर आप लिख लीजिए, ताकि आपको फाइनल जब आप रिवीजन कर रहे हो तो एक साथ यदि आप सबको पढ़ोगे तो आपको कंपैरेटिव स्टडी के अंदर याद हो जाएगा कि कौन से एक्ट के अंदर बालक की क्या परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा के अंदर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है? प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित कहाँ किया गया है? इसकी परिभाषा कौन सी धारा के अंदर दी गई है? धारा नंबर 3 के अंदर परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम के अंदर ना लगभग हम 17-18 धाराएं ऐसी देखते हैं। पहली धारा में परिभाषा दी गई है, दूसरी में सजा दी गई है। पहली में परिभाषा, दूसरी में सजा दी गई है। तो मैं कंटिन्यू कुछ धाराएं ही आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रवेशन लैंगिक हमला, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा नंबर 3 के अंदर दी गई है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास होगा प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा कहाँ दी गई है? सजा हमारे पास कहाँ दी गई है? भी धारा नंबर 4 के अंदर। 3 में परिभाषा दी गई है भी प्रवेशन लैंगिक हमला हम किसे कहेंगे, और 4 के अंदर क्या दी गई है भाई? सजा दी गई है कि प्रवेशन लैंगिक हमला यदि कोई करता है तो उसका हमें पास सजा क्या होगी। तो यदि इस अपराध की हम सजा की बात करते हैं, सजा के ऊपर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकती, सजा आ सकती है। सजा को भी आपने ध्यान में रखना है। तो जो इस अधिनियम के तहत सजा दी गई है धारा नंबर 5 के तहत, धारा नंबर 4 में वो सजा हमारे पास है। कम से कम सजा जो मिल सकती है वो 7 साल तक की मिल सकती है, कठोर कारावास हो सकता है 7 साल तक का। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सजा मिल सकती है वो क्या मिल सकती है भाई? आजीवन कारावास की। कम से कम 7 साल तक की सजा और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सजा भाई? आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में किस धारा के तहत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया? भाई प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है भाई? यदि आप अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे के प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करते हो तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहते हैं। लेकिन यही हमला गुरुतर कब हो जाता है? गुरुतर हो जाता है विशेष परिस्थितियों के अंदर, यदि बच्चे के जो गार्जियंस लोग हैं, बच्चे के संरक्षक लोग हैं, जानकार लोग हैं, वही बच्चे के साथ ऐसा कोई काम करे, या पुलिस की कस्टडी के अंदर बच्चा है, कोई पुलिस अधिकारी ऐसा काम करे, या डॉक्टर के पास मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने बच्चा गया वो डॉक्टर ऐसा काम करे, या हॉस्टल वार्डन की हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, हॉस्टल का वार्डन बच्चे के साथ ऐसा काम करे, या मान लो कि बाल सुधार गृह है, कोई और ऐसे हाउस है जिसमें बच्चे को रखे जाते हैं, वहाँ का जो इंचार्ज है वो बच्चे के साथ ऐसा काम करे, या बच्चे के साथ बार बार इस तरह का अपराध किया जाए, या इस तरह का अपराध इस तरह से किया जाए कि बच्चे को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचे, तो ऐसे अपराधों को हम क्या कहेंगे भाई? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहेंगे। तो यदि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो इसकी परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है भाई? धारा नंबर 5 के अंदर परिभाषा दी गई है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की। और धारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा कहां दी गई है? तो 5 में परिभाषा, जिसे मैंने आपको बताया 2-2 एक्ट का बंच है, 2-2 धाराओं का बंच है। पहले में परिभाषा दी गई है और दूसरे में क्या दी गई है भाई? सजा दी गई है। तो 5 में परिभाषा दी गई है, 6 में क्या दी गई है भाई? सजा। तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही होगा कि धारा नंबर 6 में क्या दी गई है? सजा दी गई है। और यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या सजा दी गई है, गुरुतर है तो पहले वाले से ज्यादा सजा दी जाएगी। पहले वाले में 7 साल की सजा थी, यहाँ पे सजा कितनी कर दी गई है भाई? 10 साल तक की सजा दी जा सकती है आपको, कम से कम कठोर कारावास, और ज्यादा से ज्यादा जो आपको दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है क्या भाई? आजीवन कारावास। भी आजीवन कारावास से ज्यादा तो मृत्युदंड ही बचता है, ठीक है ना। और मृत्युदंड हमारे यहाँ पर रेयर टू रेयर केसेस के अंदर दिया जाता है, हर केस में मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के पास हम जाते हैं। फिर 2 धाराओं का बंच हमारे पास होगा लैंगिक हमला। एक धारा हमारे पास होगी लैंगिक हमले की परिभाषा के बारे में, और दूसरी धारा हमारे पास होगी लैंगिक हमले की क्या किसके बारे में भाई? सजा के बारे में। तो धारा नंबर 7 जो है वो परिभाषा बताती है, और धारा नंबर 8 क्या बताती है? सजा बताती है। तो यहाँ पे पूछा गया परिभाषा कौन सी धारा बताती है, तो सही उत्तर हमारे पास क्या होगा भाई? सी। धारा नंबर 7 के अंदर लैंगिक हमले की परिभाषा बताई गई है, वो लैंगिक हमला जिसमें प्रवर्सन नहीं है। लैंगिक हमले की परिभाषा धारा नंबर 7 में बताई गई है। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा लैंगिक हमले की सजा, मैंने ये भी आपको बताया कौन सी धारा के अंदर भाई? धारा नंबर 8 के अंदर लैंगिक हमले की सजा बताई गई है। लैंगिक हमला जो है हमारा उतना कठोर या उतना सीरियस ऑफेंस नहीं है, इसलिए इसमें सजा क्या है? कम है। कितनी सजा है भाई? इसमें न्यूनतम जो सजा आपको मिल सकती है वो मिल सकती है 3 साल तक की। और कौन सा कारावास है भाई? कठोर कारावास। कम से कम 3 साल तक की सजा मिल सकती है, और ज्यादा से ज्यादा जो सजा मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है भाई? 5 साल तक की सजा मिल सकती है। 5 साल तक का कठोर कारावास प्लस क्या लगाया जाएगा भाई? जुर्माना लगाया जाएगा। न्यूनतम कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा कितनी? 5 साल। कौन सी धारा में बताया गया है? धारा नंबर 8 के अंदर बताया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है गुरुतर लैंगिक हमला। गुरुतर का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था, स्पेशल लोगों के द्वारा स्पेशल परिस्थितियों के अंदर किया गया ऑफेंस। पुलिस अधिकारी करता है, गार्जियंस करते हैं, माँ बाप करते हैं, संरक्षक करते हैं, हॉस्टल वार्डन करता है, जो डॉक्टर करता है, नर्सिंग स्टाफ करता है, तो वो क्या होगा? गुरुतर लैंगिक हमला कहलाएगा। गुरुतर लैंगिक हमले के बारे में भी हमारे पास 2 आर्टिकल हमारे पास होंगे। पहला हमें बताएगा परिभाषा के बारे में, और दूसरा हमें बताएगा पनिशमेंट के बारे में। परिभाषा कौन से आर्टिकल में, कौन सी धारा के अंदर? अभी धारा नंबर 9 के अंदर परिभाषा बताई गई है, और धारा नंबर 10 के अंदर क्या बताई गई है? सजा बताई गई है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी धारा के अंदर गुरुतर लैंगिक हमले को परिभाषित किया गया है, तो कौन सी धारा के अंदर किया गया है भाई? धारा नंबर 9 के अंदर परिभाषित किया गया है। और अगले हमसे पूछा गया है कौन सी धारा में सजा का प्रावधान किया गया है गुरुतर लैंगिक हमले की, तो सजा हमारे पास कौन सी धारा है भाई? धारा नंबर 10 के अंदर सजा का प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा सीरियस ऑफेंस हो गया तो पहले वाले से ज्यादा सजा मिल जाएगी। पहले वाले में 3 साल कम से कम थी, 5 साल ज्यादा से ज्यादा थी, तो यहाँ पर कम से कम हमारे पास कितनी है भाई? कम से कम यहाँ पर 5 साल की सजा है, कठोर कारावास है, कम से कम 5 साल का कठोर कारावास, और ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पर कितना है? 7 साल का कठोर कारावास दिया जा सकता है। साथ में जुर्माना तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जुर्माना तो आपको लगना ही लगना है।
तो ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है कि किस धारा के अंदर लैंगिक उत्पीड़न को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। फिर हमारे पास दो वंश बनेंगे, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा का और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा भाई, लैंगिक उत्पीड़न की सजा का। पहला बताएगा डेफिनेशन कहाँ पे है, दूसरा बताएगा हमें पनिशमेंट कहाँ पर है। डेफिनेशन हमारे पास जो धारा बताती है लैंगिक उत्पीड़न की वो हमारे पास है धारा नंबर 11, और सजा जो बताता है वो कौन सा है भाई, धारा नंबर 12। ये आपने सारी धाराएं याद रखनी है भाई, यहाँ से धारा का क्वेश्चन ही बनेगा। जितना जहां तक मेरा मानना है और जहां तक पिछले एग्जाम के अंदर हमने देखा धारा के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। यहाँ जो 17-18 धाराएं हमें दी गई है इन धाराओं को आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर परिभाषा पूछा गया है, तो कौन सी धारा के अंदर भाई, धारा नंबर 11 के अंदर क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और अगले क्वेश्चन के अंदर यदि हम बात करते हैं सजा का क्या प्रावधान है, तो लैंगिक उत्पीड़न जो है ना, लैंगिक उत्पीड़न बहुत ही ज्यादा सरल अपराध है, ज्यादा सीरियस अपराध नहीं है कि आप बच्चों के साथ केवल बिना टच किए हुए उनको यदि आप उनको छेड़ते हो तो उसको लैंगिक उत्पीड़न कहते हैं हम। तो इसमें ज़्यादा सज़ा नहीं दी गई है। इसमें कितनी सज़ा दी गई है भी, 3 साल तक की सज़ा दी गई है। कितनी सज़ा, 3 साल तक की सज़ा। और ये सज़ा भी दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, साधारण भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है। प्लस क्या लगेगा भाई, जुर्माना लगेगा। प्लस क्या लगेगा, जुर्माना। कौन सी धारा के अंदर, धारा नंबर 12 के अंदर सज़ा का प्रावधान किया गया है। फिर आगे हमारे पास है, आगे फिर हमारे पास एक मंच बनेगा, वो कहता है कि कौन सी धारा के तहत अश्लील साहित्य के प्रायोजन के लिए बच्चों का उपयोग करना। कि आप क्या बनाना चाहते हो भाई, फॉरेन वीडियोस बनाना चाहते हो, अश्लील वीडियो बनाना चाहते हो और उसके लिए आप किसका उपयोग कर रहे हो, बच्चों का उपयोग कर रहे हो। या आप फॉरेन साहित्य लिखना चाहते हो, मैगजीन बनाना चाहते हो और मैगजीन के अंदर बच्चों की नग्न फोटोएं आप लगा रहे हो, तो उसको कहा जाता है अश्लील साहित्य के प्रायोजन के लिए बालकों का उपयोग। तो फिर यहाँ पर हमारे पास वंश बनेगा। एक धारा हमें क्या बताएगी भाई, एक धारा हमें बताएगी परिभाषा कहाँ पर दी गई है डेफिनेशन के बारे में, और दूसरी धारा हमें बताएगी इसके बारे में पनिशमेंट क्या दी गई है, पनिशमेंट के बारे में। तो डेफिनेशन की यदि मैं बात करता हूं तो इस अधिनियम अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बच्चों का प्रयोग करना की परिभाषा हमारे पास दी गई है धारा नंबर 13 के अंदर, और सजा जो है वो कहाँ दी गई है, धारा नंबर 14 के अंदर। तो हमारी इस क्वेश्चन में परिभाषा पूछी गई है, तो हमारे पास ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा धारा नंबर 13 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि इसकी सजा कहाँ है, अश्लील साहित्य के लिए बच्चों का उपयोग करने की सजा की बात कहाँ की गई है, तो सजा की बात की गई है धारा नंबर 14 के अंदर। और यहाँ पे आपको कितनी सजा मिलेगी, यहाँ पर सजा को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहली सजा है कि यदि आप प्रथम बार अपराध करते हो, यदि आप क्या करते हो भाई, प्रथम बार अपराध करते हो, आपकी दोष सिद्धि पहली बार हुई है, तो आपको 5 साल तक का क्या हो सकती है भी, सजा हो सकती है। 5 साल तक की सजा दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, सादा भी हो सकती है तथा कठोर भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको क्या लग सकता है भाई, जुर्माना लग सकता है। लेकिन यदि आप उस अपराध को द्वितीय बार करते हो या बार बार करते हो, पश्चातवर्ती लिखा होता है, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर ये लिखा होता है कि आपने अपराध को दूसरी बार किया है या आप अपराध को बार बार करते हो, तो सजा को बढ़ा दिया जाता है। पहली बार करने पर जो 5 साल की सजा का प्रावधान था, जो दूसरी बार यदि आप करते हो या बार बार आप करते हो तो वही अपराध 7 साल तक की सजा मिल सकती है। प्लस क्या हो सकता है भाई, जुर्माना हो सकता है। आपको सजा भी याद रखनी है, सजा से भी क्वेश्चन आ सकता है और धारा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों में हम कहीं भी किसी तरह का वो मतभेद नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 16 कहता है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्गत या शामिल करने वाले या शामिल करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए सजा का प्रावधान है। इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, इसके लिए केवल एक ही आर्टिकल है हमारे पास, सीधा सजा पूछी गई है। ये कहते हैं कि आप ऐसा कोई साहित्य रखते हो जिसके अंदर बालकों का अश्लील रूप से चित्रण किया गया है, या आपके पास ऐसी कोई सीडी है, ऐसी कोई वीडियो है जिसके अंदर बालक को अश्लील कृत्य करते हुए दिखाया गया है, तो उसके लिए आपको क्या मिल सकती है भी, सजा मिल सकती है। आप उनका भंडारण करते हो ना, अपने पास रखते हो, भंडारण करते हो, तो भंडारण करने पर भी आपको क्या मिल सकती है भी, सजा मिल सकती है। अपने लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर इस तरह का साहित्य रखना आपके लिए सजा का कारण बन सकता है। और कौन सी धारा के तहत सजा दी गई है भाई, धारा नंबर 15 के तहत आपको सजा दी जाती है यदि अश्लील साहित्य, ऐसा अश्लील साहित्य जिसके अंदर बालकों का यूज किया गया है, उसका यदि आप भंडारण करते हो, कलेक्शन रखते हो, तो सजा दी जा सकती है। और कितनी सजा दी जा सकती है भाई, 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। कितनी,
3 साल तक की सजा। और कैसी सजा भाई? कठोर सजा दी जा सकती है 3 साल तक की, या आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, हेवी जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, या न्यायालय चाहे तो क्या किया जा सकता है भाई? दोनों चीजें आपको दी जा सकती है, 3 साल तक का कठोर कारावास या बहुत ज्यादा जुर्माना, या जुर्माना भी दिया जा सकता है और सजा भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के किस धारा में अपराध के दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है? दुष्प्रेरण क्या होता है भाई? दुष्प्रेरण होता है अपराध करने के लिए प्रेरित करना। आम भाषा में यदि मैं कहूं तो क्या होता है भाई? अपराध करने के लिए प्रेरित करना, अपराध करने हेतु क्या करना? प्रेरित करना। तो ये कहते हैं कि दुष्प्रेरण को परिभाषित कहाँ किया गया है? फिर इसके लिए 2 धाराएं हमारे पास है। एक धारा के अंदर हमें बताया गया है दुष्प्रेरण की डेफिनेशन क्या होगी, दूसरी धारा के अंदर हमें बताया गया है दुष्प्रेरण के लिए हमें सजा क्या मिलेगी। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी धारा के तहत दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है? तो हमारे पास सही उत्तर होगा धारा नंबर 16 के तहत। धारा 16 कहती है कि दुष्प्रेरण क्या होगा, और उसके बाद हमारे पास है धारा नंबर 17। क्या है भाई? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए सजा का प्रावधान किया गया है? तो सजा हमारे पास अगली धारा है, कौन सी धारा है भाई? धारा नंबर 17 के अंदर सजा का प्रावधान किया गया। 16 कहती है दुष्प्रेरण होगा क्या, 17 कहती है आपको सजा कितनी मिलेगी। तो दुष्प्रेरण के लिए क्या सजा मिलेगी? हमारे इस अपराध के अंदर, हमारे इस अधिनियम के अंदर कहा गया है कि यदि कोई भी लैंगिक अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है तो दुष्प्रेरण के लिए ठीक वही सजा मिलेगी जो अपराध की सजा थी। ठीक वही सजा मिलनी है जो किसकी सजा थी भाई? वही सजा जो अपराध की मिलती। या तो आप अपराध कर देते या आप दुष्प्रेरण कर लो, अपराध की सजा थी। चाहे आपने अपराध किया हो, चाहे आपने किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया हो, तो जो अपराध उस व्यक्ति ने किया वह उसको जो सजा मिलती वही सजा आपको आपने दुष्प्रेरण के लिए किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित किया तो आपको सजा मिलेगी। मतलब दुष्प्रेरण करना और अपराध करना दोनों हमारे लिए बिल्कुल सेम है सजा की दृष्टि से। उसके बाद है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में किस धारा में अपराध के प्रयास या प्रयत्न के लिए सजा का प्रावधान किया गया है? कि यदि कोई व्यक्ति अपराध का प्रयास करता है या कोई व्यक्ति क्या करता है भाई? अपराध के लिए प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट जिसको हमने बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो अटेम्प्ट के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है वो कौन सी धारा के अंदर किया गया है? यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सी धारा कहती है कि आपने देखो लैंगिक उत्पीड़न करना चाहते थे, आपने किया नहीं, आप कर नहीं पाए लेकिन करने की कोशिश की आपने। आप बलात्कार करना चाहते थे, बलात्कार कर नहीं पाए लेकिन करने की कोशिश तो की आपने। तो ये कहता है कि प्रयास करने की सजा जो है वो कौन सी धारा के अंदर दी गई है? तो प्रयास करने की सजा भी दी गई है धारा नंबर 18 के अंदर। और प्रयास की जो सजा है ना, प्रयास की सजा कितनी दी गई है इस धारा में? इस तरह में बताया गया है प्रयास की सजा के बारे में, प्रयास की सजा बराबर जो आप अपराध कर देते तो आपको जो सजा मिलनी थी उसकी आधी सजा। कितनी भाई? अपराध की या जो मूल अपराध आप करते ना, अपराध की कुल सजा का आधा, अपराध की जो आपको कुल सजा मिल सकती थी या अपराध की जो अधिकतम सजा मिल सकती थी, अधिकतम सजा का 1/2 भाग आपको कब मिलेगा? कुल सजा की जगह यदि आप अधिकतम लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अपराध करने पे जो आपको अधिकतम सजा मिल सकती थी उसका कितना भाई? आधा हिस्सा आपको क्या मिलेगा? प्रयास करने पर सजा मिलेगी। अब ध्यान से देखना, आप कहोगे सर धारा नंबर 3 के अंदर हमने, धारा नंबर 4 के अंदर हमने देखा कि यदि प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है तो अधिकतम सजा क्या है भाई? अधिकतम सजा तो उसके अंदर उम्र कैद है, आजीवन कारावास है। तो सर आजीवन कारावास का हम आधा कैसे करेंगे? आजीवन कारावास का आधा कैसे किया जाएगा? तो जब कहीं भी हमें आजीवन कारावास के टुकड़े करने की जरूरत पड़ जाए, ध्यान से देखना, जब कहीं भी हमें आजीवन कारावास के फ्रैक्शन करने की, भिन्न करने की, टुकड़े करने की जरूरत पड़ जाए, उस समय हम टुकड़े करने के लिए आजीवन कारावास की जगह क्या लिखते हैं भाई? 20 साल का कारावास। वैसे तो आजीवन कारावास का मतलब हमारे पास होता है अंतिम सांस का कारावास, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। लेकिन यदि टुकड़े करने हमें पड़ जाए तो टुकड़े करने के लिए हम इसको क्या मानते हैं भाई? 20 साल का कारावास मानते हैं। साधारण भाषा के अंदर आजीवन कारावास मतलब आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक कारावास। लेकिन यदि टुकड़े करने हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 20 साल का कारावास। मतलब जहाँ पे आपको धारा नंबर 4 का यदि आपने प्रयास किया है ना, तो धारा नंबर 4 के प्रयास के अंदर आपको कितनी साल की सजा मिलेगी भाई? 10 साल तक की सजा मिल सकती है। ये कहना चाहता है हमारा अधिनियम, हमारी धारा नंबर 18। तो हमने देखा कि धारा नंबर 3 से लेके
धारा नंबर 3 से लेके धारा नंबर 18 तक, ये हमारे पास कितनी धाराएं होगी भाई? 16 धाराएं होगी। इन 16 धाराओं के अंदर लगातार अपराधों को परिभाषित किया गया है और लगातार अपराधों की सजा दी गई है। तो आपको इन 16 की 16 धाराओं के अंदर क्या क्या लिखा गया है, कम से कम उन अपराधों के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। सजा आपको याद रहे तो नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी अपराध की परिभाषा कौन से सेक्शन में है और कौन से अपराध की सजा कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले अधिनियम के अगले क्वेश्चन की तरफ। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा नंबर 19, कौन सी धारा पे आगे भाई हम? धारा नंबर 19। धारा नंबर 19 के तहत अपराध की सूचना देने के संबंध में सही कथन असत्य भी झूठा कथन बताना है कि यदि कहीं पर अपराध हो रहा है या हो गया है तो उसकी सूचना देनी है। तो सूचना देने के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला क्या है भाई? अपराध की सूचना किसी भी व्यक्ति के बारे में दी जा सकती है। बिल्कुल सही है भाई, अपराध की सूचना कोई भी दे सकता है। ऐसा व्यक्ति भी दे सकता है जो जिसके साथ अपराध हुआ है, ऐसा व्यक्ति भी दे सकता है जो जिसके साथ अपराध हुआ है उसका माँ बाप है, उसका संरक्षक है, उसका गार्जियन है, उसका रिश्तेदार है, या ऐसे व्यक्ति के साथ द्वारा भी दिया जा सकता है जिसने अपराध को होते हुए देखा लेकिन वो अपराध उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं लगता, मतलब कि थर्ड पर्सन के द्वारा, अनजान व्यक्ति के द्वारा भी सूचना दी जा सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी जा सकती है। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, हमें बताना था असत्य पॉइंट कौन सा है। दूसरा, अपराध की सूचना अपराध के गठित हो जाने के बाद दी जा सकती है, ये गलत है भाई। अपराध की सूचना जो है घटित हो जाने के बाद दी जाएगी, ये पॉइंट सही नहीं है। अपराध की सूचना जो है ना घटित होने के बाद भी दी जा सकती है। साथ ही साथ अपराध की सूचना यदि अपराध होने की संभावना है ना, मान लो यदि इस बात की संभावना हो रही है कि अपराध हो सकता है तो संभावना के आधार पर भी दी जा सकती है। दूसरा, जिस समय अपराध घटित हो रहा हो तब भी दी जा सकती है। कहने का मतलब अपराध के होने से पहले भी दी जा सकती है, अपराध के होने के टाइम भी दी जा सकती है और अपराध के होने के बाद भी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ तो क्या लिखा है? यहाँ लिखा है अपराध की सूचना केवल अपराध के घटित होने के बाद ही दी जा सकती है। ये नहीं है भाई, ये पॉइंट हमारा क्या गलत हो गया। तो असत्य पूछा था तो असत्य हमारा पॉइंट सही है। हम आगे वाले दो प्रोविजन भी पढ़ लेते हैं। अपराध की सूचना विशेष किशोर पुलिस यूनिट को दी जा सकती है। हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास एक अधिनियम आता है जेजे एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम के तहत विशेष किशोर पुलिस यूनिट की स्थापना की जाती है। तो ये उसी विशेष किशोर पुलिस यूनिट की बात की गई है कि यदि कहीं पर भी लैंगिक अपराध हो गए हैं बच्चों के साथ तो उसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस यूनिट को भी दी जा सकती है। और साथ ही साथ लास्ट में क्या लिखा गया है भाई? अपराध की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी जा सकती है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो हमारे पास असत्य क्या था? असत्य था कि अपराध की सूचना इन्होंने लिखा था केवल घटित होने के बाद दी जा सकती है। नहीं भाई, पहले भी आप दे सकते हो, संभावना के आधार पर भी हो रहा है तब भी दी जा सकती है, उसके बाद भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 24 के अनुसार, कौन सी धारा की बात हो रही है भाई? धाराएं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं हर बार बताता हूं। धारा 24 के अनुसार बालक के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने, बालक के आपके गवाह लिखने हैं, बालक के बयान लिखने हैं, तो बालक के बयान लिखने के बारे में फिर से बोल दिया गया असत्य कथन छांटो। तो बालक के बयान लिखने के बारे में असत्य कथन कौन सा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है? बालक के साक्ष्य को उसके निवास स्थान पर विलिखित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, आप बालक को आप उसके बयान लेने के लिए आप थाने के अंदर नहीं बुलाओगे, आपको कोशिश करनी है कि बालक के बयान कहाँ लो भाई? बालक के निवास स्थान के ऊपर लो। निवास स्थान के ऊपर नहीं लिया जा सकता तो ऐसे स्थान के ऊपर लेने हैं जहां पर बालक अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करता है और बालक अपने आप को नॉर्मल महसूस करता है ना, ऐसे स्थान पे ही बालक के बयान लिए जा सकते हैं। पहला पॉइंट तो सही है, हमें बताना था गलत पॉइंट तो नहीं भाई। दूसरा, साक्ष्य यथासंभव पुलिस उप निरीक्षक, जिसे हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर SI, पुलिस उप निरीक्षक रैंक की महिला अधिकारी की, तो बिल्कुल सही है भाई। यदि बालक के अधिकार लेने बयान लेने हैं ना तो कोशिश करनी चाहिए कि महिला अधिकारी हो और कम से कम कौन सी रैंक की हो भाई? SI रैंक की हो। ये कथन भी हमारा सही है। तीसरा, साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिखा जाएगा, ये बिल्कुल गलत है भाई। साक्ष्य अभियुक्त का मतलब होते हैं जिसने आरोप किया है, जिसने अपराध किया है, आरोपी। तो जो साक्ष्य लिए जा रहे हैं ना, बालक के बयान लिए जा रहे हैं, वो आरोपी की उपस्थिति के अंदर नहीं लिए जा सकते। यहाँ तो लिखेंगे उपस्थिति में लिखा जाएगा। यहाँ तक कहा गया है कि जो पुलिस अधिकारी है
पुलिस अधिकारी इस बात की व्यवस्था करेगा या इस बात का खास ध्यान रखेगा कि पूरी सुनवाई के दौरान, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, पूरी सुनवाई के दौरान कभी भी बालक तथा अभियुक्त एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। इस बात का भी क्या रखा गया है, ध्यान रखा गया है, ताकि बालक वापस से डर न जाए, बालक उसके द्वारा प्रभावित नहीं कर दिया जाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। तो ये पॉइंट हमारे पास गलत हो गया, तो हमने असत्य बताना था, तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा भाई, हमारा उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, बालक के बयान जो है अभियुक्त की उपस्थिति में लिखा जाए, लेकिन नहीं लिखे जाने चाहिए। लास्ट में क्या लिखा है, बालक को पब्लिक मीडिया से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ओबियस है, पब्लिक मीडिया बालक से कोई क्वेश्चन नहीं करे, इसके बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ इस धारा के अंदर एक पॉइंट और लिखा गया है, बालक को यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंदर आपको थाने के अंदर बुलाना भी पड़ गया, तो किसी भी सूरत के अंदर रात्रि में आप बालक को थाने के अंदर नहीं बुला सकते। इस बात का भी क्या रखा जाना है, ध्यान रखा जाना है। क्वेश्चन नंबर 22, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मजिस्ट्रेट, देखो अभी जो हमने बयान लिखने की बात की है वो बयान किसने लिखे हैं भाई, पुलिस अधिकारी ने लिखे हैं, लेकिन हम जानते हैं पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान की कानून वैल्यू नहीं होती है। वो बयान तब तक सही नहीं माने जाएंगे जब तक बयान मजिस्ट्रेट के सामने सत्यापित नहीं करवा दिए जाते। तो मजिस्ट्रेट भी बयान लिखते हैं, उसी के बारे में बात की गई है। लैंगिक अपराध, मजिस्ट्रेट के द्वारा बालक के कथन को अभिलिखित करना या बालक के बयान जो लिखने हैं उसके बारे में फिर से हमसे पूछा गया है कि आप बताओ कि असत्य कथन कौन सा है। इसके बारे में अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है भाई। हमारे इस अधिनियम की धारा 25 कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब बयान लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास बी, बालक के बयान जो है सीआरपीसी हमारे पास है दंड प्रक्रिया संहिता, कानून की दुनिया का हमारे पास जो सबसे बड़ा कानून है जो हमें प्रक्रिया बताता है वो हमारे पास कौन सा है, दंड प्रक्रिया संहिता, जिसमें लिखा गया है कि कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं भाई, दंड प्रक्रिया संहिता। तो बालक के कथन को सीआरपीसी की धारा 164 है, सीआरपीसी की धारा 164 बताती है किसी के साथ लैंगिक अपराध हो जाता है तो उसके बयान कैसे लिए जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो बिल्कुल सही है, बालक के कथन को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लिखित किया जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें तो जानना है भी गलत कौन सा है। तीसरा, मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से बयान को लिखते हैं तथा लिख के बंद लिफाफे के अंदर बंद कर देते हैं, बिल्कुल सही है भाई। मजिस्ट्रेट बंद कमरे के अंदर बयान लेंगे, अपने व्यक्तिगत रूप से लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, टाइपराइटर से उसको नहीं लिखवाया जाता है। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है, केवल उसके माता पिता होते हैं या ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने बालक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसकी उपस्थिति के अंदर मजिस्ट्रेट साहब बयान लेते हैं और अपने हाथ से नोट डाउन करते हैं और उसको नोट डाउन करने के बाद लिफाफे के अंदर बंद करके रख दिया जाता है और तभी निकाला जाता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। मतलब बयान को डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि उसने बयान क्या दिए थे। ये पॉइंट भी सही है। अंत में क्या लिखा है, बयान खुले न्यायालय में, ये गलत है भाई। बयान जो है खुले न्यायालय के अंदर नहीं लिए जाते। अभी मैंने बताया बयान कहाँ लिए जाते हैं भाई, बंद कमरे में लिए जाते हैं। बंद कमरे का मतलब ये नहीं होता भी कमरा बंद करके लेंगे, बंद कमरे का मतलब होता है बहुत ही कम लोगों की उपस्थिति के अंदर बयान लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 27 के तहत, कौन सी धारा भाई, धारा 27 के तहत बालक के चिकित्सीय परीक्षण के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बालक का चिकित्सीय परीक्षण कौन सी धारा के तहत किया जाता है भाई। मेडिकल जांच जिसको हम कहते हैं ना, मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट कौन सी धारा के तहत ली जाती है, धारा 27 के तहत ली जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रावधान, बालक का चिकित्सीय परीक्षण रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। कोई एक हमारे पास ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो डॉक्टर अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, वही डॉक्टर क्या कर सकता है, मेडिकल मामला उसका कर सकता है। दूसरा, यदि अब जो पीड़िता बालिका है तो उसका परीक्षण महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है भाई। यदि किसी बालिका के साथ इस तरह का अपराध हुआ है तो उसका जो मेडिकल मामला है केवल और केवल महिला डॉक्टर ही कर सकती है। सी हमारे पास क्या है, चिकित्सीय परीक्षण बालक के माता पिता या किसी भरोसे के व्यक्ति की उपस्थिति के अंदर किया जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ तो हम बताने थे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे बातें बताई गई हैं कि यदि बालक का मेडिकल मामला करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 28 के तहत, क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सी धारा पूछी गई, धारा 28 के तहत
विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है? तो कौन सी धारा में किया गया है? धारा नंबर 28 में। और अब पूछा गया है धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, समुचित सरकार के द्वारा, या केंद्र या राज्य दोनों सरकारों के द्वारा? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ए, राज्य सरकार के द्वारा। और राज्य सरकार भी कैसे करेगी भाई? राज्य सरकार करेगी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद। कैसे करेगी भाई? हाई कोर्ट से परामर्श कर लेने के बाद राज्य सरकार क्या करेगी भाई? विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी। क्वेश्चन नंबर 25, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 28 के तहत गठित विशेष न्यायालय में किस रैंक के न्यायिक अधिकारी, देखो पूछा गया है कि किस रैंक का न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मुझे लगता है, क्योंकि अब तक हमने जितने भी अधिनियम देखे हैं सभी अधिनियम के अंदर हमने प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में ही बात की है। हमने केवल पॉक्सो एक्ट के अंदर कुछ अलग हम करने वाले हैं, या हमने इससे पहले जो किया था दहेज प्रतिषेध वाला, बाल विवाह वाला हमने अधिनियम किया था। बाल विवाह अधिनियम के अंदर भी हमारे पास फैमिली कोर्ट होता है, और यहाँ भी जो हमारे पास है कम से कम क्या होना चाहिए भाई? सेशन कोर्ट। तो दो हमारे पास अधिनियम ऐसे हैं जिनके अंदर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है, बाकी हर अधिनियम के अंदर हमारे पास प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ही है। तो यदि आपसे पूछा जाता है बाल विवाह वाले अधिनियम के अंदर, तो या तो फैमिली कोर्ट होगा या प्रधान सिविल न्यायाधीश होगा। और यदि इस अधिनियम के अंदर पॉक्सो कोर्ट में पूछा गया है, तो पॉक्सो कोर्ट में यदि स्पेशल कोर्ट बनाया गया है तो वहाँ पे कौन होगा भाई? सेशन कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, डीजे। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उस रैंक का अधिकारी हमारे पास होना चाहिए, जिसको क्या नियुक्त किया जाएगा अभी? विशेष अधिकारी न्यायालय के अंदर नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 32 के तहत, कौन सी धारा है भाई? धारा 32 के तहत विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील की बात की जा रही है भाई। इस जिस तरह से स्पेशल कोर्ट बनाया गया है उसी तरह से स्पेशल सरकारी वकील भी होगा। सरकारी वकील को कहते हैं लोक अभियोजक। विशेष लोक अभियोजक के पद पर राज्य सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया जा सकता है? भाई 3 क्वेश्चन बन सकते थे। पहला बन सकता था कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन सी धारा में की जाएगी? धारा 32 के तहत। दूसरा बन सकता था विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगा। और तीसरा बन सकता है कि धारा 32 किसका प्रावधान करती है? विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान करती है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन के अंदर ही स्पष्ट कर दिए। हमारा मकसद है गागर में सागर भरना, ज़्यादा क्वेश्चन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और एक जो क्वेश्चन बन सकता है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए। कम क्वेश्चन के अंदर ही हम सब हर क्वेश्चन को कर देंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमारी नजर से छूट जाएगा। तो पूछा गया है धारा 32 के तहत राज्य सरकार जो है विशेष लोक अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त कर सकती है? किसे नियुक्त कर सकती है? कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले विधि अधिकारी। विधि अधिकारी का मतलब वकील ही होता है भाई। कम से कम 3 साल का अनुभव रखने वाले को, 5 साल का अनुभव रखने वाले को, 7 साल का अनुभव रखने वाले को, या 10 साल का अनुभव रखने वाले को। तो इसका हमारे पास सही आंसर है कम से कम 7 साल का अनुभव रखने वाले विधि व्यवसायी को क्या किया जा सकता है भाई? स्पेशल लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। अब आते हैं हम धारा नंबर 27 की तरफ। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 35 के तहत, कौन सी धारा की बात हो रही है भाई? धारा 35 के तहत न्यायालय द्वारा बालक के कथन को किस समयावधि के अंदर अभिलिखित किया जाएगा? मैंने अभी कहा ना कि मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, बालक की जो बयान है वो लेते हैं। तो धारा 35 कहती है, टाइम लिमिट बताती है कि आपको इतने टाइम के अंदर अंदर बालक के बयान लिखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि बालक के बयान लिखने की जो टाइम लिमिट है कौन सी धारा द्वारा डिसाइड की गई है? धारा नंबर 35 के द्वारा डिसाइड की गई है। तो कहती है कि जो न्यायालय है वो आपके बयान कब, कथन को लिखने का मतलब आपके बयान कब तक ले लेगा, उसके बाद बयान नहीं लिए जाएंगे। भी बहुत जल्दी कोशिश की जाती है मामले को निपटाने की। संज्ञान लिए जाने की तिथि के 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर। सही उत्तर हमारा है संज्ञान लिए जाने की 30 दिन के भीतर बालक के क्या लिए जाने चाहिए? भी बयान लिखे जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 35 के तहत न्यायालय द्वारा मामले का निपटारा कितनी समयावधि के अंदर किया जाएगा? अभी तो थी बयान कब तक लिखे जाएंगे, अब है कि मामले का निपटारा कितनी टाइम में करने का प्रयास किया जाएगा। संज्ञान लिए जाने की तिथि से 6 महीने के भीतर, 1 साल के भीतर, 2 साल के भीतर या 3 साल के भीतर। तो कोर्ट कोशिश करेगा कि
जब आपने संज्ञान लिया था उसके 1 साल के अंदर अंदर आप मामले का क्या कर दो भाई, निपटारा कर दो। जो पोक्सो हमारे पास कोर्ट बनाए जाते हैं ना, पोक्सो कोर्ट बड़ी जल्दी निपटारा कर देती हैं भाई। 12 दिन के अंदर निपटारा कर दिया, 24 दिन में निपटारा कर दिया, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल तक तो मामला जाता ही नहीं है। तो साल से पहले पहले क्या कर दिया जाता है, निपटारा कर दिया जाता है। 28 में का उत्तर हमारे पास क्या है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम की प्रक्रिया को बंद कमरे में किया जाएगा, इसका प्रावधान मैंने ये भी आपको बताया ना कि खुले कोर्ट में प्रक्रिया नहीं की जाती है। बंद कमरे का मतलब ये नहीं है कि आप कमरा बंद कर दोगे, इसका मतलब है कुछ एक विशेष लोगों की, या कुछ नहीं लिखूं मैं, कुछ काट दूं, मैं आके ये कह सकता हूं कि सीमित लोगों की उपस्थिति के अंदर, किनकी उपस्थिति में भाई, सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में। यदि सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में ट्रायल किया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि बंद कमरे में विचारण किया जा रहा है। तो सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में विचारण किया जाएगा। ये कौन सा हमारे पास धारा कहती है, तो इसका सही आंसर हमारे पास है धारा नंबर 37 में ऐसा लिखा गया है कि यदि न्यायाधीश साहब को ऐसा लगे या कोई भी पार्टी आवेदन करती है तो बंद कमरे के अंदर या सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति के अंदर या उस मामले से जुड़े हुए लोगों की उपस्थिति के अंदर क्या किया जा सकता है, अभी ट्रायल किया जा सकता है। और इस अधिनियम का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्ति कौन सी गवर्नमेंट के पास है? राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, समुचित सरकार के पास है, या दोनों के पास है? इसका हमारे पास सही उत्तर होगा बी, केवल और केवल केंद्र सरकार के पास हैं। ये वो सभी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पसंद आए हैं। यदि पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो महिला तथा बाल अपराध के अच्छे क्वेश्चन के लिए कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए अधिनियम के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।